हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जो तुर्किश कन्क्वेस्ट इंडिया के अंदर हुआ था तो वो किस तरीके से अपना जो एम्पायर है उसको इंडिया के अंदर एक्सपेंड करता है। तो उन सब बातों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर की तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि कैसे जो तुर्किश कन्क्वेस्ट है वो इंडिया के अंदर स्टार्ट होता है, जिसको लीड करते हैं मोहम्मद गोरी। गोरी इसको लीड करेंगे। गोरी इसको लीड करने के साथ ही उस समय में इंडिया में जो डायनेस्टी रूल किया करती थी 1190 के समय में, तो उस डायनेस्टी को यहाँ पे ये डिफीट करेंगे, जिसको बेसिकली वो डायनेस्टी का नाम है चौहान है। और चौहान डायनेस्टी रूल किया करती थी अजमेर राजस्थान से। तो उस डायनेस्टी को डिफीट करेंगे। उस डायनेस्टी को डिफीट करने के साथ ही अपना जो एम्पायर है उसका एक बेस यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे। स्टूडेंट्स, बेस को यहाँ बेसिकली इस्टेब्लिश करने के बाद में हमको देखने के लिए मिलेगा कि ये धीरे धीरे अपना एम्पायर है उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। तो उसी जर्नी को आज हम इस लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू किया। 1192 के अंदर अपना जो एम्पायर यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के साथ ही जो 1206 तक का जो समय है, जिसके अंदर में जो इनके जो मोहम्मद गोरी हैं, इनके जो एम्पायर को जो लीड किए थे, उनकी डेथ होती है 1206 के अंदर में। पंजाब में एक जगह है धमियक के पास में खोकर नाम की एक ट्राइब वहाँ पे इमर्ज होती है और कंटिन्यू जो रिबेल एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करती है अगेंस्ट द गोरी एम्पायर के खिलाफ में। तो उसको कंटिन्यू करने से पहले हम जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं इस लेक्चर के अंदर में स्टूडेंट्स। तो शुरुआत करते हैं। बेसिकली हम 7th और 8th सेंचुरी की अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर एक डायनेस्टी रूल किया करती थी जिसे हर्षवर्धन रूल करते थे। थानेसर जो प्रेजेंट समय में जो कुरुक्षेत्र का जो रीजन है वहाँ से वो रूल किया करते थे। पुष्यभूति उस डायनेस्टी का नाम है, या वर्धन्स उनको बोला जाता है। बाद में उनकी बहनोई की डेथ होने के बाद में अपने एम्पायर को यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं और यहाँ पे जो पावर सेंटर यहाँ पे इमर्ज होता है, एक सिटी है उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है कन्नौज। कन्नौज नाम की जो सिटी है वो यहाँ पे पावर सेंटर के रूप में इमर्ज होती है। और हमको देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स कि जो 7वीं और 8वीं शताब्दी है, जो 7th और 8th सेंचुरी है, उस समय में अलग अलग 3 डायनेस्टी हैं। वो 3 डायनेस्टी इस बेसिकली पावर सेंटर को गेन करने के लिए लड़ाई लड़ती हैं। वेस्टर्न पार्ट से गुर्जर प्रतिहार हैं जो इस बेसिकली इस एरिया के लिए लड़ाई करेंगे। ईस्टर्न पार्ट से जो पाल डायनेस्टी है, जो पालाज हैं ऑफ द बंगाल के जो पाल डायनेस्टी हैं वो इस पावर को गेन करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ पे सदर्न इंडिया से एक डायनेस्टी रूल किया करती थी, उसको हम बोलते हैं राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट नाम की जो डायनेस्टी है वो भी इसके लिए लड़ा करती थी। ये वही राष्ट्रकूट हैं जिन्होंने एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, जो केव नंबर 16 है, जिसके अंदर जो कैलाश मंदिर बनाया गया है, उसको यहाँ पे इनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों लड़ाई लड़ते थे। इसके साथ ही हमको देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे जो फ्यूडलिज्म है वो ग्रो करता है। और फ्यूडलिज्म ग्रो करने के साथ छोटी छोटी जो डायनेस्टीज़ हैं, जो राजपूत किंगडम्स हैं, जो राजपूत स्टेट हैं, वो यहाँ पे इमर्ज होंगे। तो हमको देखने के लिए मिलेगा कि गुजरात के अंदर यहाँ पे जो राजपूत डायनेस्टी जो इमर्ज होगी उसको बोलते हैं सोलंकी डायनेस्टी। और ये बेसिकली वही सोलंकी डायनेस्टी है जब मोहम्मद गोरी ने जब अपना इंडिया के लिए अपना जो कन्क्वेस्ट है वो स्टार्ट किया था, इंडिया के लिए जो अपनी यात्रा स्टार्ट की, तो उनका जो वेस्टर्न पार्ट से जो कैंपेन होता है जिसके अंदर वो राजस्थान का जो जैसलमेर है उसको क्रॉस करते हैं। और इसी सोलंकी डायनेस्टी के एक रूलर होते हैं, उनके द्वारा माउंट आबू के पास मोहम्मद गोरी को डिफीट किया जाता है। स्टूडेंट्स, मोहम्मद गोरी को ही नहीं, जो अजमेर से जो पृथ्वीराज चौहान हैं, पृथ्वीराज चौहान ने बेसिकली सभी जगह से अपनी बैटल यहाँ पे जीत ली थी। पर पृथ्वीराज चौहान जब अपने समय में पीक पे थे, जैसे ही उन्होंने गुजरात के लिए अपना कैंपेन स्टार्ट किया, तो गुजरात के जो रूलर हुआ करते थे, भीमा नाम के जो रूलर थे, सोलंकी डायनेस्टी से जो बिलोंग करते हैं, उन्हीं के द्वारा उनको गुजरात के अंदर डिफीट किया जाता है। तो उसके साथ ही जो यहाँ पे जो चौहान डायनेस्टी है जो अजमेर से रूल किया करते थे, ये भी पंजाब के लिए माइग्रेट करेंगे क्योंकि उन्होंने चंदेलाज को हरा दिया था। महोबा की जो बैटल है, जो बेसिकली बुंदेलखंड एरिया के अंदर गिरती है, जो झांसी के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे गिरती है महोबा के पास बैटल के अंदर जो चंदेला हैं उनको हरा दिया गया था। तो ये सोलंकी डायनेस्टी है। यहीं पे हमको परमार देखने के लिए मिलेंगे। दिल्ली के अंदर जो रूल किया करते थे उनको तोमर बोलते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो चंदेला हैं, जिनके द्वारा खजुराहो के अंदर जो के खजुराहो नहीं, केंद्रीय महादेव का जो टेम्पल है वो डेवलप किया गया है।
तो चंदेला रूलर है। तो ऐसे काफ़ी अलग अलग डायनेस्टीज़ हैं जो इमर्ज हुई। उसके इमर्ज होने के साथ ही इंडिया को देखने के लिए मिलता है यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनकी जो सीमा है वो छोटी होती है, छोटी छोटी डायनेस्टी यहाँ पे पावर में आती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है कि जैसे मोहम्मद गोरी का जो गजनी का जो समय था, गजनी ने जैसे इंडिया के अंदर कन्क्वेस्ट किया था, इंडिया के अंदर वो माइग्रेट किए थे, यहाँ पे जो 17 बार उन्होंने जो बैटल लड़ी है, जिसके अंदर 1025 के अंदर उन्होंने जो सोमनाथ है उसके ऊपर उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और सोमनाथ से काफ़ी सारा जो मनी है वो यहाँ से लेके गई। तो बेसिकली इंडिया की एक प्रोस्पेरिटी के बारे में जो सेंट्रल एशिया के जो रूलर्स हैं उनको पता लगा कि सेंट्रल एशिया के जो इंडिया है, जो सिंधु नदी के पार जो हिंदूज रहते हैं, उनके पास काफ़ी सारा पैसा है, काफ़ी सारा मनी है, तो उसको लूटने के लिए आप वहाँ पर अटैक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है। इसके साथ मोहम्मद जब गजनी का जो समय था, गजनी जब इंडिया में आया तो उसके साथ यहाँ पे मर्चेंट्स आई। मर्चेंट्स के आने के साथ ही यहाँ पे जो ट्रेड है वो स्टार्ट होता है। ट्रेड स्टार्ट होने के साथ ही हमको देखने के लिए मिलता है इनके साथ काफ़ी सारे जो सूफी सेंट्स हैं वो भी आते हैं, जो लेटर फेज में 11th एंड 12th सेंचुरी के समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इंडिया के अंदर जो सूफीज़म है उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के साथ ही। तो स्टूडेंट सेंट्रल एशिया की जो पॉलिटिक्स यहाँ पे चेंज होती है। सेंट्रल एशिया के अंदर दो बेसिकली एम्पायर हैं वो पावर के अंदर आएंगे इस समय में। ख्वारिज्मी है जो बेसिकली ईरान से रूल किया करते थे, और गोरी एम्पायर है जो गोर है, जो नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान का जो एरिया है यहाँ से रूल किया करते थे गोरीज। तो इसी जो दोनों एम्पायर हैं इनके बीच में एक एरिया होता है बोन ऑफ कंटेंशन जिसे बोलते हैं, वो होता है खोरासन। खोरासन आपने अभी रिसेंटली जो आईसिस है, जो इंसर्जेंट ग्रुप है, उसके समय में इस नाम को सुना होगा। खोरासन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर होता है। बेसिकली आईसिस जो है एक टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मेन यहाँ पे एम है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन है उसको क्रिएट करना है। तो खोरासन यहाँ पे बोन ऑफ कंटेंशन होता है इन दोनों एम्पायर्स के बीच में। तो गोरी यहाँ पे बेसिकली खोरासन को डिफीट करते हैं, खोरासन को वो लोस्ट कर जाते हैं, हार जाते हैं। तो गोरीज के पास में कोई समय नहीं बचता है, कोई यहाँ पे दूसरा एरिया नहीं बचता है। तो एक बेसिकली एक साम्राज्यवादी जो किंग होता है उसके पास कंटिन्यू अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के सिवाय और कोई काम नहीं था, तो कंटिन्यू अपने एम्पायर को एक्सपेंड करते हैं और इंडिया के लिए वो अपना माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं, मार्च स्टार्ट करते हैं। 1173 के समय में ये यहाँ पे बेसिकली जो मुल्तान का एरिया है उसे कैप्चर कर लेते हैं। पर 78 के समय में जो गुजरात है उसके लिए किंग के ऊपर ही अटैक करते हैं, बट इनको जो माउंट आबू है उसके पास इनकी डिफीट होती है। माउंट आबू राजस्थान के अंदर है, एक हिल स्टेशन है राजस्थान का। इसके बाद में स्टूडेंट्स इन्होंने अपना जो बेस है, जो अपनी स्ट्रेटजी है उसको चेंज किया और इंडिया के अंदर ये माइग्रेट करते हैं। बेसिकली जो पंजाब का एरिया है वहाँ से अटैक करेंगे इंडिया के अंदर में। तो पंजाब से ये अटैक करेंगे, पंजाब के अंदर बेसिकली ये पंजाब को कैप्चर करेंगे, लाहौर, पेशावर, जो सियालकोट का जो एरिया है उसे कैप्चर करेंगे। और हमने देखा कि कैसे जो चौहान डायनेस्टी के जो रूलर अजमेर से रूल किया करते थे उन्होंने तोमर्स को हरा दिया था, चंदेलाज को हरा दिया था, और गुजरात के अंदर उनकी डिफीट हो गई थी। उस समय में जो सोलंकी डायनेस्टी के रूलर वहाँ पे रूल किया करते थे, तो उनके पास भी पंजाब के अलावा कोई एरिया नहीं बचा था अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ से जो चौहान हैं, जो अजमेर राजस्थान से जो चौहान हैं, वो पंजाब के लिए अपना एम्पायर एक्सपेंड करना चाहेंगे, और जो गोरी है वो अपना बेसिकली अपना एक बेस है वो इस्टेब्लिश करना चाहेगा इंडिया के अंदर में। इसके साथ हमको देखने के लिए मिलेगा कि जो दोनों के बीच में यहाँ पे जो बैटल है वो लड़ी जाती है, जिसे बैटल ऑफ तराइन के रूप में देखते हैं। बैटल ऑफ तराइन के अंदर हमने देखा कि कैसे जो पहली बैटल होगी जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे जीत जाएंगे, बट उसके बाद में वो अजमेर के लिए वापस लौट आते हैं। इसी समय में जो गोरी है वो अपने आप को रीग्रुप करना स्टार्ट करता है, अपने सैनिकों को धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पे स्टार्ट करेगा, और 1 साल के अंदर ही दूसरी बैटल यहाँ पे लड़ी जाती है जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पे डिफीट होती है। बेसिकली बैटल के अंदर ऐसा भी कहा जाता है कि गोरी के द्वारा रात के समय अटैक किया गया था। जो फर्स्ट अटैक गोरी के द्वारा जो किया गया वो नाइट के समय में किया गया, या मॉर्निंग का समय जो होता है 3 और 4 के AM के आसपास का जो समय है उस समय में अटैक किया। और उसके फर्स्ट अटैक के अंदर ही जो यहाँ पे जो चौहान जो सेना हुआ करती थी, पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी, उसको काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है वो उठाना पड़ा था उस बैटल के समय में। तो उसी के साथ हमको देखने के लिए मिला कि कैसे पृथ्वीराज चौहान की यहाँ डिफीट होने के साथ ही जो गोरी यहाँ फोर्सेज है वो यहाँ बेसिकली अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, और इंडिया में जो तुर्किश रूल है उसका यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है। कंसोलिडेशन स्टार्ट होने के साथ ही हमने देखा कि कैसे डिफरेंट कहानियाँ हैं कि पृथ्वीराज चौहान को बाद के अंदर मारा गया था। एक अलग अलग जो राइटर्स हैं, हिस्टोरियन हैं, उन्होंने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बताया है
कुछ लोगों ने बताया है कि 17 बार लड़ाई लड़ी गई थी। तो स्टूडेंट बेसिकली छोटी छोटी जो यहाँ झगड़े हैं उनको हम लड़ाई नहीं बोल सकते। मेजर जो 2 बैटल लड़ी गई हैं, जिनको बैटल ऑफ तरेन के रूप में या तराइन के रूप में जानते हैं, प्रेजेंट समय जो भटिंडा का जो एरिया है वहाँ पे ये बैटल लड़ी गई थी। और वहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है कि जो दिल्ली है और ईस्टर्न राजस्थान है, इस जो बैटल के साथ ही जो यहाँ पे तुर्किश रूल है उसका इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही 1192 के समय में जो तुर्किश रूल है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो उसके बाद में कैसे अपना जो तुर्किश रूल है वो 1206 का जो समय है, क्योंकि 1206 के समय में जो मोहम्मद गोरी हैं उनकी डिफीट होती है, तो किस तरीके से 1206 तक वो रूल किए थे, 1206 तक उन्होंने क्या क्या यहाँ पे एम्पायर को एक्सपेंड करने की कोशिश की। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब सेकंड बैटल ऑफ तरेन जब लड़ी गई थी, जो दूसरी बैटल ऑफ तरेन उस समय में जब लड़ी गई, तो उस समय हमको देखने के लिए मिला कि पृथ्वीराज चौहान को जब लगता है कि उनकी डिफीट होने वाली है, तो नॉर्दर्न इंडिया के जो राजपूत स्टेट हुआ करते थे उस समय में, उनको ये कि बेसिकली एक अलायंस क्रिएट करने के लिए उन्होंने कहा, एक फेडरेशन बनाने के लिए उन्होंने बात की। कुछ जो राजा लोग थे उन्होंने अपनी सेना भी भेजी, बट मेजर उस टाइम में जो पावरफुल जो रूलर हुआ करते थे, जो कन्नौज से रूल किया करते थे, जिनका नाम था जयचंद। आप देखिए कि कन्नौज जो 12th सेंचुरी का जो समय है उस समय तक पावरफुल स्टेट के रूप में यहाँ पे है। तो 1192 तक कन्नौज का कंटिन्यू नेम है, पावर हाउस के रूप में है। तो कन्नौज से जो रूल किया करते थे जयचंद नाम के रूलर यहाँ पे सहयोग नहीं करते हैं, कोऑपरेट नहीं करते हैं, वो कम्प्लीटली अवे रहते हैं। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो है यहाँ पे जो एक आवाज़ दी गई थी सभी राजपूत स्टेट्स के को, तो स्टूडेंट जयचंद को बेसिकली यहाँ पे एक पावरफुल रूलर होते हैं। अब जयचंद को हराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, जो गोरी हैं, जो तुर्किश रूल इंडिया के अंदर आया था उनके लिए। पर ऐसी बात नहीं है कि जयचंद उस समय में जो वॉरफेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, क्योंकि उनको पहले भी जो सेना रूलर्स हैं, जो बंगाल के जो सेना रूलर्स हैं, उनके द्वारा डिफीट किया जा चुका था उससे पहले भी। तो यहाँ पे स्टूडेंट जयचंद के लिए बैटल यहाँ पे एक लड़ी जाती है 1193-94 का जो समय है उसके अंदर बैटल ऑफ हम बात करें कि डिफरेंट टाइप की जो बैटल हैं वो लड़ी गई हैं। इसके अंदर यहाँ पे जो जयचंद हैं उनको यहाँ पे डिफीट किया जाता है। तो जो बैटल है, बैटल ऑफ चंदावर है, जो लड़ी जाती है तरेन के बाद में, और तरेन के बाद में बैटल ऑफ चंदावर के अंदर जो जयचंद है, जयचंद की यहाँ पे डिफीट होती है। जयचंद अपनी वॉरफेयर टेक्निक के अंदर पावरफुल नहीं थे, उनकी यहाँ पे डिफीट होने के साथ ही जो तुर्किश रूल है उसने मेजरली जो पावर सेंटर्स इंडिया के अंदर हुआ करते थे उनको कैप्चर किया। अब उसके बिहाइंड में रीज़न ये भी है, जो मोहम्मद गोरी जो हुआ करते थे, मोहम्मद गोरी के यहाँ पे कुछ स्लेव हुआ करते थे, उसी के अंदर एक स्लेव है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन बैटल्स के अंदर में। एक दूसरे भी यहाँ पे स्लेव हैं, बख्तियार खिलजी हैं। बख्तियार खिलजी के द्वारा भी काफ़ी सारी जो बैटल्स हैं, तो बेसिकली जो ईस्टर्न पार्ट है, जिसके अंदर ईस्टर्न पार्ट के अंदर अपना जो एम्पायर है उसको एक्सपेंड करेंगे, तो उसी के अंदर हमको देखने के लिए मिलता है कि अपना एम्पायर जो एक्सपेंड करेंगे ये ईस्टर्न पार्ट के अंदर में, उस एम्पायर को एक्सपेंड करने में जो बख्तियार खिलजी हैं उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो स्टूडेंट्स बैटल ऑफ तरेन और बैटल ऑफ चंदावर को जीतने के साथ ही यहाँ पे जो तुर्किश रूल की जो फाउंडेशन है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है नॉर्दर्न इंडिया में। अब हमको देखने के लिए मिलता है कि जो मोहम्मद गोरी है उनकी यहाँ पे जो डिफीट है वो 1206 के अंदर होती है। जो उनका बेसिकली जो लाइफ है, जो डेथ है वो 1206 के अंदर होती है। खोकर नाम की जो ट्राइब है वो उनको मारती है। पर उससे पहले हमको देखने के लिए मिलता है कि जो मोहम्मद गोरी हैं काफ़ी बार सेंट्रल एशिया के जो डिस्प्यूट्स हैं, अपना जो उनका होम जो ग्राउंड हुआ करता था या होम टर्फ हुआ करता था, उसके डिस्प्यूट्स के लिए काफ़ी समय बाद वहाँ चले जाया करते थे। और इनके जो स्लेव हुआ करते थे इंडिया के अंदर में, जिसमें बख्तियार खिलजी हैं, इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इन स्लेव्स के द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है। उसी रोल के अंदर हमको देखने के लिए मिलता है कि नॉर्दर्न इंडिया के जो पावरफुल फोर्ट्स हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम फोर्ट एक डिफेंस के रूप में काम किया करते थे, किसी भी एम्पायर का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो बयाना नाम की एक जगह है राजस्थान के अंदर, बयाना ईस्टर्न राजस्थान के अंदर है, भरतपुर के पास ही है बयाना। और ग्वालियर जो बेसिकली जो चंबल का जो एरिया है, जहाँ पे आपने बागी सुने होंगे, चंबल के जो बागी वहाँ पे पैदा होते हैं, तो जो ग्वालियर का एरिया है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ये बेसिकली राजस्थान से टच करता हुआ इलाका है। जो चंबल का एरिया है, धौलपुर, भरतपुर के पास का एरिया है।
तो बयाना और ग्वालियर के जो पावरफुल फोर्ट हुआ करते थे, इनको यहाँ पे जो मोहम्मद गोरी हैं उन्होंने कैप्चर किया। इसके साथ जो गोरी के जो स्लेव हुआ करते थे ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाद में ये स्लेव डायनेस्टी इस्टेब्लिश करेंगे इंडिया में, या ममलूक डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करेंगे। इनके द्वारा जो कालिंजर है, जो महोबा है, जो खजुराहो है, उनको चंदेला रूलर से इन्होंने कैप्चर किया। इन्होंने अपना जो एम्पायर है उसको एक्सपेंड किया। स्टूडेंट्स, हमको देखने को मिलता है कि जैसे ही डोआब के अंदर इनका इस्टेब्लिशमेंट होता है, डोआब के अंदर अपना इस्टेब्लिशमेंट होने के साथ ही ये अपना एम्पायर है उसको एक्सपेंड करना स्टार्ट करते हैं और काफ़ी स्पीड के साथ में ये अपना एम्पायर यहाँ पे स्पेंड करते हैं, जिसके अंदर हमको देखने के लिए मिलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यहाँ पे जो भीमा सेकंड हैं, जो सोलंकी रूलर हुआ करते थे गुजरात के, अनहिलवाड़ा के, उनको भी ये डिफीट करते हैं। ये बेसिकली वो ही सोलंकी रूलर्स हैं जिनके द्वारा, जिनकी एक रानी होती है, रानी उदयमती, जिनके द्वारा रानी की जो वाव है, रानी की वाव बेसिकली एक बावड़ी होती है, वाटर कंजर्वेशन की एक टेक्निक है जो गुजरात के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। तो रानी की वाव कंस्ट्रक्ट की गई थी रानी उदयमती के द्वारा में। तो हमको स्टूडेंट देखने के लिए मिलेगा बयाना है, ग्वालियर है, इसके अलावा जो चंदेला रूलर्स के जो एरिया हुआ करते थे, कालिंजर है, महोबा है, खजुराहो है, इन सब एरियाज़ को यहाँ पे कैप्चर किया है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसके साथ जो तुर्किश रूल है, जो तुर्किश एम्पायर है, इसको तुर्किश एम्पायर को ईस्टर्न इंडिया के अंदर स्प्रेड करने के लिए, जो ईस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है इसके अंदर स्प्रेड करने के लिए एक यहाँ पे इनके एक जनरल होते हैं बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी बेसिकली यहाँ पे बंगाल और बिहार के अंदर रेड करेंगे। नो मैंस लैंड के रूप में जाना जाता था बिहार को, उस समय में कोई भी रूलर के अंडर में नहीं आती थी। बिहार को कैप्चर करने के बाद से ही वहाँ पे जो मोनेस्ट्री हुआ करती थी, जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हुआ करती थी, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में उन्होंने बेसिकली नालंदा की मोनेस्ट्री और जो विक्रमशिला की जो यहाँ पे जो बुद्धिज़्म के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इनको डिस्ट्रॉय किया गया इनके द्वारा। तो आप देखिए कि जो बख्तियार खिलजी हैं उनके द्वारा नालंदा की जो मोनेस्ट्री है उसको यहाँ पे डिफीट किया गया है, डिस्ट्रॉय किया गया है। अब ये नालंदा की ये मोनेस्ट्री है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि नालंदा की इस मोनेस्ट्री को बेसिकली कुमारगुप्त के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। जो कुमारगुप्त है, जो गुप्ता रूलर हैं कुमारगुप्त, उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। बाद में पाला डायनेस्टी के जो रूलर हैं, धर्मपाल हैं, देवपाल हैं, उसके द्वारा इनको बेसिकली रिनोवेट किया गया। और जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उसको पाला रूलर्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। पाला रूलर्स वही हैं जब कन्नौज के लिए त्रिपार्टाइट अलायंस हुआ करता था, त्रिपार्टाइट बैटल हुआ करती थी, तीन पक्षीय जो लड़ाई हुआ करती थी, जिसमें राष्ट्रकूट हैं, जिसके अंदर गुजर प्रतिहार है, और पाला रूलर है जो कन्नौज के लिए लड़ा करते थे। तो उसी पाला डायनेस्टी के एक रूलर हुआ करते थे धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा यहाँ पे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है उसको इस्टेब्लिश किया गया। यूपीएससी के द्वारा 2020 का जो मेंस हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि पाला रूलर्स ने बुद्धिज्म को किस तरीके से प्रमोट किया है, उसके बारे में आप एग्जाम्पल दीजिए, उसको आप एक्सप्लेन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे। पाला रूलर्स का जो उन्होंने बेसिकली अपने काफ़ी सारी जो मोनेस्ट्रीज हैं उनको इस्टेब्लिश किया है, लर्निंग सेंटर इस्टेब्लिश किए हैं, बुद्धिज्म लर्निंग को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। सेंट्रल एशिया इवन द तिब्बत के जो बुद्धिज्म है उनके साथ में उनके जो कनेक्शन है काफ़ी अच्छे थे। तो ये हमको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली बंगाल को जैसे ही कैप्चर किया, बिहार को जैसे ही कैप्चर किया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा, बिहार को कैप्चर करने के साथ ही उनको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्राप्त होती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सबसे ज़्यादा जो फ्लोरिशिंग एरिया है, जो सबसे ज़्यादा जिसके पास कैपिटल है, जो पैसा है, जो प्रोस्पेरस एरिया है, वो है बंगाल। तो वहाँ पे जो रूल किया करते थे वो किया करते थे सेना रूलर्स, सेना डायनेस्टी वहाँ पे रूल किया करती थी। उनके एक काफ़ी फेमस रूलर हुआ करते थे लक्ष्मण सेन, जिनको बोलते हैं, लक्ष्मण सेन वहाँ पे रूल किया करते थे। तो स्टूडेंट, सेना रूलर्स को अटैक करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया बख्तियार खिलजी के लिए, क्योंकि बख्तियार खिलजी को यहाँ पे बताया गया कि जो बंगाल की जो एरिया है वो बेसिकली ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि उनके पास ओपन सी होने की वजह से वो लोग कंटिन्यू ट्रेड करते हैं, और ट्रेड होने की वजह से वहाँ पे प्रोस्पेरिटी काफ़ी अच्छी है। तो बख्तियार खिलजी बेसिकली यहाँ पे जो सेना रूलर्स की जो कैपिटल हुआ करती थी वहाँ पे ये अटैक करेंगे। नाडिया नाम की इनकी जो कैपिटल है, जो बंगाल के अंदर प्रेजेंट भी एक सिटी है, वहाँ पे टुवार्ड्स नाडिया ये बेसिकली अटैक करेंगे। बेसिकली उसके अंदर ये जाएंगे और जाते ही सिटी के अंदर ये अटैक करेंगे। इनको कोई आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएगा इनिशियल फेज़ के अंदर में कि अटैक करने के लिए आए हैं। और इनका अटैक करने के साथ ही जो सेना रूलर्स हैं वो यहाँ पे दूसरे एरिया के लिए चले जाएंगे, जिसको सोनार गांव के नाम से जाना जाता है।
बट खिलजी कंटिन्यू जो नाडिया है उसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यू इसको कैप्चर ना करने की वजह से, जो बख्तियार खिलजी हैं उसको कंटिन्यू कैप्चर ना करने की वजह से, ये बंगाल के अंदर एक दूसरा जो पावर सेंटर है वो इस्टेब्लिश करेंगे, जिसे लखनौती के नाम से जानते हैं, जिसे लखनौती के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, बख्तियार खिलजी जो एक बेसिकली स्लेव हुआ करते थे मोहम्मद गोरी के, ये चाहते थे कि तिब्बत का जो एरिया है वहाँ पे ये अटैक करें, उस एरिया को भी अपने एम्पायर के अंदर जो ऐड करने की कोशिश करें। बट उससे पहले ये बेसिकली असम के लिए अटैक करेंगे, और असम में उस समय में रूल किया करते थे माग रूलर्स। अब असम के अंदर ये जब जाएंगे तो इनकी सेना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे थक जाती है। जाने से पहले सेना वहाँ पे थकती है, और थकने के साथ ही वहाँ पे जो माग रूलर्स हैं उनकी एक स्ट्रेटजी होती है कि ये जितना ज़्यादा आगे आना चाहें, जितना ये आना चाहें, इनको आने दिया जाए, जिससे इनकी जो सेना है वो यहाँ पे थक जाए। और थकने के साथ ही वहाँ पे जो माग रूलर्स हैं उनके द्वारा अटैक किया गया। तो जो आसाम का जो एडवेंचर था या आसाम का जो प्लान था वो इनके लिए काफ़ी बैड साबित होता है, एक बैड स्टेप साबित होता है, जिसके अंदर में बख्तियार जो खिलजी हैं उनकी यहाँ पे डिफीट होती है, जो आसाम का जो प्लान था उसके अंदर में। बट स्टूडेंट्स, हमें देखने के लिए मिलता है कि गोरी एम्पायर बेसिकली एक इम्पीरियलिस्टिक एम्बिशन वाला एम्पायर था। उसका कंटिन्यू यहाँ पे थिंकिंग ऐसी थी कि अपने एम्पायर को उनको एक्सपेंड करना है। अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने का इनका जो स्ट्रेटजी थी, इसके थ्रू ये कंटिन्यू नई नई जो डायनेस्टी है, नया नया जो एरिया है उसके ऊपर ये अटैक करते गए। बट इनका जो मेन एम था कि सेंट्रल एशिया के अंदर भी हम एक पावरफुल डायनेस्टी के रूप में इमर्ज हों, पावरफुल रूलर्स के रूप में इमर्ज हों। तो ये सेंट्रल एशिया के अंदर भी फिर से ये अटैक करेंगे, और अटैक होने के साथ ही इनकी एक बैटल होती है ख्वारिज़मी जो एम्पायर है उसके साथ में ही। और ख्वारिज़मी एम्पायर के साथ में इनकी बैटल के साथ ही यहाँ पे 1203 के अंदर में 1203 के समय में इनकी यहाँ पे डिफ़ीट होती है। और डिफ़ीट होने के साथ ही स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो गोरी एम्पायर है उसके लिए एक लेसन निकल के आता है फिर से। जैसे खोरासन की डिफ़ीट के बाद में 1178 के समय में जब खोरासन के अंदर इनकी डिफ़ीट हुई, तो इन्हें पता लगा कि हर एक डिफीट के बाद में गोरीज ने काफ़ी कुछ सीखा। आप देखिए कि जैसे 1178 के समय में इनकी माउंट आबू के बैटल हो, इनकी डिफीट होती है, तो इनको पता लगता है कि हमको अगर इंडिया के अंदर अटैक करना है तो पंजाब का जो सेक्टर है, पंजाब का जो एरिया है वहाँ से अटैक करना होगा। जब इनको पता लगा कि इनकी जो खोरासन है उसके लिए इनकी डिफ़ीट होती है, तो इनको पता लगता है कि इंडिया में ही अपना जो एम्पायर है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, जब इनकी 1203 के अंदर दोबारा से डिफ़ीट होती है, 1203 के अंदर दोबारा से जब इनकी ख्वारिज़मी जो एम्पायर है उसके साथ में इनकी डिफ़ीट होती है, तो इन्हें पता लगता है कि इनको अपना जो एम्पायर को इस्टेब्लिश करना है, वेल स्ट्रॉन्ग अपना एम्पायर जो बनाना है वो बेसिकली इनको इंडिया के अंदर ही इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि सेंट्रल एशिया के अंदर ही पावरफुल डायनेस्टी के रूप में नहीं इमर्ज हो सकते। स्टूडेंट्स, उसी समय में जैसे ही इनकी डिफ़ीट होती है, काफ़ी सारी जो ट्राइब्स हैं वो रेबल के रूप में यहाँ पे इमर्ज होती हैं, जिसके अंदर एक ट्राइब है जो वेस्टर्न पंजाब एरिया से बिलोंग करती थी, जिसे हम खोकर ट्राइब के रूप में जानते हैं। और यही खोकर ट्राइब है जिसके द्वारा 1206 में 1206 के समय में मोहम्मद गोरी को यहाँ पे मार दिया जाता है, इसी ट्राइब के द्वारा। धमिया की एक जगह है पंजाब में, वहाँ पे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि जो मोहम्मद गोरी हैं और गोरी से पहले जो मोहम्मद गजनी हैं, गजनी और गोरी के बीच में यहाँ पे क्या डिफरेंस था, क्या उनकी स्ट्रेटजी के अंदर क्या डिफरेंस था। बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें गजनी की, तो मोहम्मद गजनी हमको देखने के लिए मिलेगा कि मोहम्मद गजनी का जो अगर एज ए वॉरियर के रूप में, एज ए सोल्जर के रूप में, या अगर हम वॉरफेयर की टेक्निक के रूप में देखें, तो मोहम्मद गजनी ने कोई भी यहाँ पे जो बैटल है वो डिफीट नहीं हुई। वो कंटिन्यू इंडिया के अंदर उन्होंने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, ऐसा कहा जाता है कि इंडिया के अंदर उन्होंने 17 बार अटैक किया था। इंडिया के अंदर उन्होंने 17 बार अटैक किया। तो जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने हर एक बैटल के अंदर उनकी लड़ाई यहाँ पे एक विक्ट्री के रूप में वो इमर्ज हुए। इसके अलावा हमको देखने के लिए मिला कि जैसे ही जो गोरी हैं, गोरी की यहाँ पे समय समय पे डिफ़ीट होती रही, चाहे इंडिया के अंदर उनकी डिफ़ीट होना हो, चाहे सेंट्रल एशिया के अंदर उनकी डिफ़ीट होना हो, तो एज ए वॉरियर के रूप में जो गजनी का जो कैरियर था वो ज़्यादा सक्सेसफुल था, ज़्यादा एम्पायर उन्होंने एक्सपेंड किया था, चाहे वो सेंट्रल एशिया के रूप में, या अगर हम बात करें इंडिया में उनका जो एम्पायर है वो कंटिन्यू इस्टेब्लिश एम्पायर नहीं था। इंडिया के अंदर वो सिर्फ अटैक किया करते थे, जो मोहम्मद गजनी हैं वो अटैक किया करते थे, और यहाँ पे जो भी उनको जो पैसा मिलता था, जो वॉर ब्यूटी जो उनको मिलती थी, उसको लेके वो चले जाया करते थे।
जो अगर हम बात करें कि जो गोरी हैं, गोरी का जो एम्पायर है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश रूप में आपको दिखाई देता है। इस्टेब्लिश रूप में आपको दिखाई इस तरीके से देता है कि गोरी ने यहाँ पे बेसिकली एक वेल इस्टेब्लिश रूप में अपना एम्पायर है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, उसको यहाँ पे इस्टेबलाइज किया इंडिया के अंदर और कंटिन्यू यहाँ पे एक्सपेंड करते रहे इंडिया के अंदर में। स्टूडेंट्स इसके अलावा हमें देखने के लिए मिलता है कि जो मोहम्मद गोरी और गजनी हैं, इन दोनों के ही द्वारा जो हिंदू सोल्जर्स हैं उनको कंटिन्यू यहाँ पे यूज़ किया गया। गोरी का एम्पायर सेंट्रल एशिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट इंडिया के अंदर उनका एम्पायर है वो कंटिन्यू सक्सेसफुल होता है। और आपने को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि जो मोहम्मद गजनी हैं उन्हीं का ही जो पहला कन्क्वेस्ट हुआ इंडिया के अंदर, जो अटैक हुआ, वो बेसिकली एक लेसन के रूप में साबित हुआ गोरी के लिए। और गोरी ने गजनी से ही इंस्पायर होते हुए इंडिया के अंदर जो अपना एम्पायर है वो इस्टेब्लिश कर पाए, यहाँ पे अपना एम्पायर है उसको यहाँ पे स्ट्रॉन्गली इस्टेब्लिश हो पाया। तो हिंदू सोल्जर्स को और हिंदू ऑफिसर्स को इन्होंने दोनों ने ही अपनी आर्मी के अंदर यूज़ किया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो तुर्किश फोर्स इंडिया में हुआ करती थी और उस समय में जो राजपूत स्टेट्स इंडिया में रूल किया करते थे उनकी जो वॉरफेयर की जो टेक्निक है उसके बीच में क्या डिफरेंस अगर हम उनकी बात करें तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो तुर्किश फोर्स के अंदर जो बो एंड ओरोज जो यूज किया जाते थे, जो तीर और बाण जो यूज किए जाते थे, वो लॉन्गर डिस्टेंस के लिए कैरी करते थे। बट अगर हम बात करें इंडियंस जो बोज हैं, इंडियन जो धनुष हैं जो वहाँ पे यूज किए जाते थे लड़ाई के समय में, वो मोर एक्यूरेट हुआ करते थे, ये हमें देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एरो हेड जनरली उसको पॉइजन लगाया जाता था। एरो का जो यहाँ पे जो आगे वाला जो भाग है जो सोल्जर के जाके यहाँ पे अटैक करता है उसके ऊपर पॉइजन लगाया जाता था, जिससे वो पॉइजन जो है बेसिकली सोल्जर की बॉडी के अंदर जाए और उसकी डेथ हुई। स्टूडेंट्स इसके अलावा हमें देखने के लिए मिलता है कि इंडियन स्वॉर्ड्स को बेसिकली हैंड टू हैंड कम्बैट के रूप में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर माना जाता था। इंडियन जो स्वॉर्ड्स हैं, इंडियन जो तलवारें हुआ करती थी, उनको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर या बेस्ट इन द वर्ल्ड के रूप से जाना जाता था। बट यहाँ पे जो तुर्क्स हैं, तुर्क्स के द्वारा यहाँ पे बेसिकली हॉर्सेज का यूज़ किया गया, इंडियंस के द्वारा एलिफेंट का यूज़ किया गया, तुर्क्स के द्वारा जो घोड़े हैं, जो हॉर्स हैं, उनका यूज़ किया गया। उसके साथ ही हमको देखने के लिए मिलता है कि बेसिकली ज़्यादा जो स्विफ्टर है उनकी जो सेना है वो ज़्यादा अच्छे से दौड़ पाती थी, ज़्यादा अच्छे से अटैक कर पाती थी। इवन हमको बैटल ऑफ तरेन के समय हमको देखने के लिए मिलता है कि कैसे उस समय में जो मोहम्मद गोरी हैं उनके जो सोल्जर्स हैं, उनके जो हॉर्स के ऊपर जो कैवलरी हुआ करती थी, उसने काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था बैटल ऑफ तरेन को जीतने के अंदर में। तो हॉर्सेज का बेसिकली यहाँ पे जो उनके जो सेंट्रल एशिया के जो हॉर्सेज थे वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्विफ्टर थे, काफ़ी क्विक थे। इसकी वजह से जो तुर्क्स हैं उनको काफ़ी अच्छी जो यहाँ पे है बेसिकली जो वॉर के अंदर में हेल्प मिली और उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी सारी जो लड़ाइयाँ हैं वो इंडिया के अंदर जीती। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की भी कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स के अंदर देखा था कि कैसे इंडिया के अंदर जो फ्यूडलिज्म है वो ग्रो होता है। जब भी कोई सेंट्रल का जो राजा है वो यहाँ पे कमज़ोर होगा, सेंट्रल के राजा के कमज़ोर होने के साथ ही स्टूडेंट्स हमें देखने के लिए मिलता है कि कैसे जो फ्यूडलिज्म है, जो छत्रपति हैं, जो यहाँ पे छत्रप हैं, वो यहाँ पे रूल के लिए यहाँ पे उनकी जो संख्या है वो इंक्रीज होती है। कभी कभी ये छत्रप इतने पावरफुल हो जाएंगे कि सेंट्रल डायनेस्टी को वो कमज़ोर होते हुए देख के अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेंगे। तो ऐसे ही इंडिया के अंदर जो फ्यूडलिज्म है वो कंटिन्यू ग्रो करता रहा और ग्रो करने के साथ ही इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू वीक होता रहा। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है कि इंडिया के अंदर बेसिकली ये फ्यूडलिज्म इतना ज़्यादा ग्रो कर गया था कि ये लोग कभी कभी राजा के साथ में भी, ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, ये राजा के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते थे, प्रॉपर इनकी डिफेंस फोर्सेज यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती थी वॉरफेयर के समय में, और यहाँ पे जो इंडियन किंग्स हैं उनको यहाँ पे डिफीट होती थी। दूसरी तरफ अगर हम तुर्क्स का देखें तो तुर्क्स का जो सिस्टम है वो इक्ता और खलीसा सिस्टम के ऊपर बना हुआ था। इक्ता बेसिकली एक रेवेन्यू का सिस्टम है, जिसे हम लेटर फेज में जो दिल्ली सल्तनत को जब रीड करेंगे हम देखेंगे कैसे इक्ता को यहाँ पे इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये बेसिकली यहाँ पे इक्ताज को डिवाइड किया जाता है और वहाँ पे उनको सैलरी के रूप में रखा जाता है कि आपका रेवेन्यू कलेक्शन करना आपका यहाँ पे टारगेट है। लेटर फेज में अगर हम बात करें कि जो फिरोज शाह तुगलक जो हुआ करते थे, तुगलक डायनेस्टी के समय में आएंगे, तो तुगलक डायनेस्टी के समय में जो फिरोज शाह तुगलक थे उनके द्वारा इस
जो इक्ता सिस्टम है, जो इक्तेदार हैं, उनको यहाँ पे बेसिकली हेरिडिटी यहाँ पे जो पावर है वो दे दी गई थी कि वंशानुगत रूप से ये आपके पास में ये पावर रहेगी। इसके अलावा एक खलीसा सिस्टम होता है। खलीसा सिस्टम बेसिकली ऐसा कोई लैंड का पार्ट होता है, रेवेन्यू होता है, जिसके अंदर जो डायरेक्टली जो पैसा है वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर या जो रूलर है उसके पास में जाएगा। तो ये हमें बेसिकली तुर्क्स के अंदर देखने के लिए मिलता है, जो इनका एम्पायर को बेटर वे में यहाँ इस्टेब्लिश करने में रोल प्ले किया। इसके अलावा अगर हम बात करें राजपूत स्टेट्स की, राजपूत स्टेट्स कंटिन्यू एक दूसरे के साथ ही फाइट करते रहे, एक दूसरे के साथ ही लड़ाई लड़ते रहे। एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ने के साथ वो अपने आप को वीक होते गए, उनकी जो संख्या है वो कम होती गई। वॉरफेयर टेक्निक्स में हमको पता है कि हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं एज ए फोर्स में जो नंबर्स की जो संख्या है वो राजपूत फोर्सेस के अंदर बेसिकली जो ह्यूमन फोर्स काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, बट उसके बाद में भी उन्होंने जो अपना एम्पायर है उसको अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, वॉरफेयर टेक्निक्स डेवलप नहीं कर पाए क्योंकि फ्यूडलिज्म की वजह से। इसके अलावा जो वॉरफेयर की जो टेक्निक्स हैं वो ना होने की वजह से इनको कंटिन्यू डिफीट हुआ। यहाँ पे तुर्क्स के साथ में जब भी वो लड़ाई लड़े उसके साथ में उनको डिफीट हुआ। तो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर में बेसिकली आप इंडियन फोर्सेज को, इंडियन उस समय में जो स्टेट्स हुआ करते थे उनकी जो डिफेंस फोर्सेज थी उनको यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो तो तुर्किश फोर्स हैं उनके साथ में। तो ये हमने आज का जो चैप्टर है उसके अंदर देखने की कोशिश की, मोहम्मद गोरी एंड गजनी के बीच में जो कंपेयर है उसके बारे में, इंडियन फोर्सेज एंड तुर्किश फोर्स हैं उनके बारे में, और हमने देखा कि कैसे यहाँ पे जो 1192 बैटल ऑफ तरेन के अंदर अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करने के बाद में कैसे उन्होंने कंटिन्यू जो कन्क्वेस्ट किया, जिसमें डोआब के एरिया को जीता, उन्होंने बंगाल एंड बिहार को जीता, गुजरात को उन्होंने कैप्चर किया। तो ये कुछ काफ़ी सारी जो सक्सेसफुल स्टोरी हैं उसके बाद में हमको देखने के लिए मिलता है कि इन्हीं कंटिन्यू अपना जो एम्पायर है उसको एक्सपेंड करने की वजह से यहाँ 1206 के अंदर जब डिफीट होती है, जब यहाँ पे डेथ होती है मोहम्मद गोरी की, तो यहाँ पे एक नई डायनेस्टी सामने आती है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे रूल करेंगे। वही कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने काफ़ी सारे जो एम्पायर्स हैं उनको अपने कंट्रोल में लाने के लिए, मोहम्मद गोरी के कंट्रोल में लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं जिसके अंदर हम दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करते हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम रीड करते हैं काफ़ी डिटेल में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।